Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Hafiz Muhammad Wezkarni and I welcome to all of you once again on my YouTube channel that is Free Learning for All Exams. तो आज ही हमारा it is our second video of the lecture series of lecture education and teacher license policy test. जी अब हम मूव होने लगे हैं मेजर फिलोसफीज़ की तरफ। अब आइडियलिज़म है हमारे पास, उसके बाद रियलिज़म है, नेचुरलिज़म है, फिर प्रोग्रेसिविज़म है, फिर एग्जिस्टेंशलिज़म है। तो अब हम इनको वन बाय वन करके कवर करेंगे। एज यू नो, आई एम हाफिज़ मोहम्मद उवैस करनी। आई हैव डन माई एमफिल इन टीचर एजुकेशन फ्रॉम इकरा यूनिवर्सिटी एंड हियर इज़ माई नंबर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी, यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन। सो चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइडियलिज्म। व्हाट इज आइडियलिज्म? आइडियलिज्म एक्चुअली के अंदर है क्या? ठीक है, इट इज द ओल्डेस्ट सिस्टमेटिक फिलोसफी इन वेस्टर्न कल्चर। ये सबसे ओल्डेस्ट फिलोसफी है वेस्टर्न कल्चर के अंदर। आपने कुछ नाम सुने होंगे जैसे कि सॉक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल। तो ये सारे क्या हैं? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, अक्सर मुझे एक स्टूडेंट्स जो है पूछ रहा था, सर सॉक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल का आपस में क्या रिश्ता है? तो सबसे पहले एस फॉर सॉक्रेटिस, पी फॉर प्लेटो और ए फॉर एरिस्टोटल। ठीक है, एरिस्टोटल इज अ स्टूडेंट ऑफ प्लेटो, प्लेटो इज अ स्टूडेंट ऑफ सॉक्रेटिस। ठीक है, प्लेटो और सॉक्रेटिस डील्स विथ आइडियलिज्म एंड एरिस्टोटल इज द फाउंडर ऑफ रियलिज्म। ठीक है जी, तो ये इनका आपस में रिश्ता है, ये कनेक्शन है। बट देखें, एक उस्ताद और जो सॉक्रेटिस और प्लेटो हैं, इनके फिर भी थोड़े आइडियाज मिलते जुलते हैं, बट फिर भी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अलग हैं। और जो इनका स्टूडेंट था प्लेटो का, एंड दैट इज एरिस्टोटल। एरिस्टोटल कंप्लीटली जो है अपोजिट वे में गए हैं और उन्होंने एक अपनी फिलॉसफी दी है। तो असल में ये टीचर और स्टूडेंट्स ही हैं आपस में जिन्होंने इतनी मेजर फिलॉसफीज दे दी हैं एक दूसरे से पढ़ के ही। तो ये है जी इनका आपस में रिलेशन। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा आपको। सो दैट्स व्हाई वी कैन कॉल्ड इट आइडियलिज्म इज द ओल्डेस्ट सिस्टमेटिक फिलॉसफी। ठीक है, आइडियलिज्म हैज बीन अ डोमिनेंट फिलोसॉफिकल इन्फ्लुएंस। तकरीबन आइडियलिज्म भी बहुत अरसे तक डोमिनेंट फिलोसफी रही है। ठीक है, आइडियाज आर द ओनली रियलिटी। मेटाफिजिक्स की तरफ से देखा जाए तो इनके हिसाब से रियलिटी क्या है? मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर फिलोसफी की ब्रांचेस के अंदर आई हैव क्लियर टू यू दैट रियलिटी इज नॉट सिंगल। The reality may be changed from person to person, from society to society, from class to class, from teacher to teacher, and etc. So here in idealism, the reality is ideas. क्योंकि idealism का मतलब क्या है? Study of ideas. तो इनके हिसाब से ideas जो हैं वो क्या है? Reality हैं। It does not reject material world's existence. ठीक है, जो realism का concept है आगे चल के हम पढ़ेंगे कि ये बिल्कुल मटेरियल वर्ल्ड को रिजेक्ट नहीं करते भाई। ठीक है, बट मटेरियल वर्ल्ड इज करेक्टराइज्ड बाय चेंज। बट ये कहते हैं कि जो मटेरियल वर्ल्ड है वो भाई चेंज होता है, मटेरियल वर्ल्ड इंस्टेबल है, अनसर्टेनिटी है वहां के अंदर। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है आइडियलिज्म का मटेरियल वर्ल्ड के बारे में। अब हम जरा डेवलपमेंट देख लेते हैं आइडियलिज्म की, किस तरह हुई, किस तरह चली। तो जो सॉक्रेटिस थे, सॉक्रेटिस की एक एग्जांपल मेरे माइंड में आ रही है, आपके साथ शेयर करता हूं। सॉक्रेटिस के जो अब्बू थे वो जो है मुजस्मे बनाते थे। ठीक है, तो एक दिन सॉक्रेटिस ने अपने अब्बू से पूछा, क्या आप इतने अच्छे मुजस्मा साजी किस तरह कर लेते हैं, इतना अच्छा मुजस्मा किस तरह बना लेते हैं? तो उन्होंने आगे से कहा कि मैं मुजस्मा नहीं बनाता। जैसे कि उस दिन वो शेर बना रहे थे, तो उन्होंने कहा, शेर का मुजस्मा बना रहे थे, कि सोचो कि शेर इस पत्थर के अंदर है, तुमने मुजस्मा नहीं बनाना, तुमने शेर को बाहर निकालना है, बस ये तुम्हारा आर्ट है।
तो सॉक्रेटिस को बचपन से ही इस तरह के मतलब जब जवाबात मिले, इस तरह की उनके साथ कन्वर्सेशन होती थी, तो वहाँ से उन्होंने यही जो क्वेश्चनिंग आंसरिंग वाला मेथड है वो अपने खुदाहों के बारे में भी करना शुरू कर दिया, जो कि सॉक्रेटिस के लिए क्या था, बहुत जो है नुकसानदेह साबित हुआ। और एंड के अंदर उनकी यही क्वेश्चनिंग आंसरिंग अप्रोच, जिसे सॉक्रेटिक मेथड भी कहते हैं, उसकी वजह से उन्हें ये कहा गया कि अब आप जो है अपने हिसाब से अपना जो है सजा बताइए कि किस तरह की मौत आपको पसंद है। तो उस टाइम के ऊपर सॉक्रेटिस ने क्या कहा था, सबसे जो जहरीला जहर था वो पीने का फैसला किया था। तो जो क्वेश्चनिंग आंसरिंग है आपको इस हद तक ले जाती है, और सॉक्रेटिस का मानना ये है कि आप क्वेश्चंस करें, क्वेश्चंस नहीं करते तो आप किस तरह सीखेंगे। एक बच्चा क्लास के अंदर अगर क्वेश्चंस नहीं करता तो वो सीखेगा कैसे। तो क्वेश्चंस, और काफ़ी दफ़ा टीचर्स को स्टूडेंट के ऊपर गुस्सा भी आता है ज़्यादा क्वेश्चंस करने की वजह से। तो वो जो बच्चा है जो ज़्यादा क्वेश्चंस करता है, ही इज़ अ स्टूडेंट ऑफ सॉक्रेटिस। ठीक है जी। तो सॉक्रेटिस का पता चल गया। अब सॉक्रेटिस के स्टूडेंट्स थे प्लेटो। अब जो प्लेटो थे, प्लेटो ने भी आगे जाके जो है इस फिलॉसफी को डेवलप किया और फिर इसको कहा आइडियलिज्म। तो प्लेटो एक्चुअली इज द फाउंडर ऑफ आइडियलिज्म। ठीक है, जो प्लेटो हैं वो आइडियलिज्म के फाउंडर हैं। ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में सवाल आए तो आपने प्लेटो को टिक करना है। ठीक है जी। उसके बाद क्रिटिसाइज, सॉक्रेटिस क्या कहते थे, उनका जब भी वो दूसरों को क्रिटिसाइज करते थे ना, तो उनका एक स्लोगन था। वो कहते थे क्रिटिसाइज अनएग्जामाइंड वे ऑफ लाइफ। वो कहते थे क्या यार तुम लोग पैदा होते हो वही जिस तरह दूसरे लोग काम करते हैं वही काम करके चले जाते हो, क्या ये एक अनएग्जामाइंड वे ऑफ लाइफ है। क्रिटिसाइज करते थे इस चीज को कि भाई कुछ करो, कुछ अलग करो, ये क्या तुम लोग बस जानवरों की तरह जिंदगी गुजार के चले जाते हो। तो यही जो मैं आपको कह रहा था, क्वेश्चन आंसर अप्रोच को फॉलो करते थे सॉक्रेटिस। Claro wrote down them in details after several years. These writings referred as Platonic philosophy of idealism. So hopefully it is clear to you कि किस तरह जो है आपके पास डेवलपमेंट हुई, किसकी भी, आइडियलिज्म की। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब हम लोग आगे, अब हम वन बाय वन करके जो है डिफरेंट आइडियलिज्म्स को समझ लें ताकि हमारे और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। अब जी सबसे पहले वही जो आइडियलिज्म जो प्लेटो ने किया था उसे कहते हैं प्लेटोनिक आइडियलिज्म, एंड प्लेटो इज द फादर ऑफ आइडियलिज्म और द फाउंडर ऑफ आइडियलिज्म। Plato is a disciple or a student of Socrates, as I have already mentioned to all of you. Socrates is the protagonist on the work of Plato, क्योंकि उनके टीचर थे तो इस वजह से वो उनके बारे में उनको बहुत जो है अपनी स्टोरीज के अंदर, अपनी जो उनका वर्क था उनके अंदर उनको जगह देते थे। तो प्लेटो के दो मोस्ट फेमस वर्क्स हैं, एक है द रिपब्लिक और दूसरा है लॉज। ये दोनों अलग अलग बुक्स हैं। किसकी? प्लेटो की। ये आपने याद करनी है, एग्जाम्स के अंदर अक्सर पूछा जाता है कि हु रोड द रिपब्लिक। तो प्लेटो, सॉक्रेटिस, अरिस्टोटल, जॉन डीवी और एटसेट्रा, कोई भी सवाल आ सकते हैं, आपने ये लाजमी तौर पर याद करना है। उसके बाद ये स्कूल बनाया था प्लेटो ने और उस स्कूल का नाम दिया था द एकेडमी। ठीक है, द एकेडमी एक्चुअली एक स्कूल था जो कि प्लेटो ने बनाया था और उसने उसका नाम दिया था द एकेडमी। तो आपको पता होना चाहिए कि द फर्स्ट टाइम हु यूज द टर्म एकेडमी, so the person is Plato. People should concern themselves primarily with the search of knowledge. It is off. ठीक है जी, इंसानों को जो है अपने आप से ही रुजू करना चाहिए अगर वो नॉलेज को सर्च करना चाहते हैं। ट्रुथ, हकीकत क्या है? ट्रुथ इज इटरनल। ट्रुथ अंदर नहीं है, ट्रुथ जो है मतलब आप, ट्रुथ हमेशा रहने वाला है। किस तरह जी? मिसाल के तौर पे 20 साल पहले भी 2+2 4 था। ठीक है, उसके बाद 20 सालों बाद भी 2+2 4 ही रहेगा। सदियां गुजर जाएंगी, 2+2 4 रहेगा। तो वो इस तरह की चीजों को कहते हैं कि मैथमेटिक्स डेमोन्स्ट्रेटेड कि ट्रुथ इज इटरनल एंड द वर्ल्ड इज इम्परफेक्ट। जो वर्ल्ड है वो इम्परफेक्ट है क्योंकि वो चेंज होता रहता है, इनस्टेबल है और उसमें चेंजिंग्स बहुत आती हैं।
अच्छा जी, उसके बाद आगे जी प्लेटो क्या कहते हैं? प्लेटो सेज वी शुड सर्च फॉर अदर यूनिवर्सल ट्रूथ इन द एरियाज एज पॉलिटिक्स, सोसाइटी, एजुकेशन। हमें जी सर्च करना चाहिए दुनिया के और ट्रूथ, कहाँ पे? पॉलिटिक्स के अंदर, सोसाइटी के अंदर और एजुकेशन के अंदर। तो ट्रुथ हमें क्या करने चाहिए? ऑलवेज ढूंढने चाहिए, सर्च करने चाहिए। इसी तरह ही उनकी जो बुक है द रिपब्लिक, वो क्या कहती है? सेपरेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ मैटर। मतलब एक कंप्लीटली सेपरेशन करती है किसके दरमियान? ठीक है, एक है आपके पास मटेरियल वर्ल्ड और दूसरा है वर्ल्ड ऑफ आइडियाज। इन दोनों के दरमियान सेपरेशन करती है और फोकस करती है किसके ऊपर? वर्ल्ड ऑफ आइडियाज के ऊपर, क्योंकि वो फाउंडर थे किसके? आइडियलिज्म के। आइडियाज आर द हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, आइडियाज जो हैं वो सबसे ऊंची जगह के ऊपर हैं आइडियलिज्म के अंदर। सोर्स ऑफ ऑल ट्रू नॉलेज, मतलब सोर्स हैं जो आपको आइडियाज आएंगे वो ही आपकी सोर्स है ट्रू नॉलेज की। आइडियाज के बेस के ऊपर आप जो है रिएक्ट करेंगे, आप अपना फ्यूचर ड्रॉ करेंगे, आप अपना करंट के साथ रिएक्ट करेंगे, करंट में किस तरह का बिहेवियर होना है। तो सारा कुछ आपका डिपेंड करता है आइडियाज के ऊपर इन द लेंस ऑफ आइडियलिज्म। तो प्लेटो यूज डायलेक्टिक मेथड। डायलेक्टिक मेथड का मतलब क्या होता है? क्रिटिकल डिस्कशन। आपके पास कोई एक पॉइंट है, ठीक है, उस पॉइंट से आपने आगे बढ़ना है, आपका एक ओपिनियन है। मिसाल के तौर पे आपको चीज एक अच्छी लगती है, पता नहीं किस वजह से अच्छी लगती है, किस हिसाब से अच्छी लगती है, ठीक है, तो आपका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अब वो पॉइंट ऑफ व्यू है ओपिनियन। ओपिनियन से आपने जाना है ट्रू नॉलेज की तरफ। अब मिसाल के तौर पे कि जी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, वॉर, वॉर क्या है? वॉर इज एविल और वॉर इज गुड, क्या है अकॉर्डिंग टू यू? कुछ लोग हैं जो कहेंगे वॉर इज एविल और दूसरे कहेंगे वॉर इज गुड। ठीक है, तो हर कोई क्या करेगा? अपना ओपिनियन डिफेंड करेगा, दूसरे को कहेगा आप गलत हो, मैं सही हूँ, जो कि आजकल हमारी सोसाइटी के अंदर होता है, हमारे टीचर्स के अंदर होता है। अगर आप स्कूल्स के अंदर देखें और अगर देखेंगे तो हर टीचर कहेगा आई एम राइट एंड यू आर रॉन्ग। ये नहीं कहेगा कि वी आर राइट, बोथ ऑफ अस आर राइट। हम जो दोनों हैं वो क्या है भाई? सही है। नहीं, मैं सही हूँ, आप गलत हो। तो ये क्या है? ये हर कोई अपना ओपिनियन को सपोर्ट करता है, ठीक है, ट्रू नॉलेज की तरफ जाता ही नहीं है और बस उसके ऊपर ही अटका रहता है। तो ये क्या है? ये एक ड्रॉबैक है। इसी के ऊपर जो है प्लेटो बात करते हैं और कहते हैं कि भाई आपको क्या है, जो वक्त जो है आपको बताता है। कुछ वॉर के अंदर आपके अपने आप से चिन गए तो इट मीन्स वॉर इज इविल, आपके लिए वॉर क्या है? नुकसानदेह। दूसरी तरफ उसी के साथ ही आपको एक अपना वतन मिला जहां पे आप अपनी फ्री विल के साथ जो चाहे प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो चाहे रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, तो फिर आपके लिए वॉर गुड भी हुआ। तो दोनों एस्पेक्ट्स हैं आपके साथ, ठीक है जी। तो अब प्लेटो क्या कहते हैं? टाइम विल लेट देम इनटू सिंथेसिस। तो टाइम आपको बताता है कि वॉर हैज गुड एंड बैड एस्पेक्ट्स। तो वॉर जी अच्छी भी है, वॉर बुरी भी है। ऐसा नहीं है कि सारी वॉर ही बुरी है, ऐसा नहीं है कि सारी वॉर ही अच्छी हैं, ठीक है जी। तो वक्त जो है आपको क्या करता है? आपको बताता है। और वो बोलते हैं कि जो वक्त जो होता है वो बेस्ट फिजिशियन होता है। वो आपको वक्त ही हर चीज के बारे में एक बेहतरीन जवाब देता है और आप उन चीजों के बारे में जान जाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मुझे कुछ बातें याद आती हैं, वो मैं आपके साथ इस वजह से डिस्कस करता रहता हूँ ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो कॉम्प्रिहेंसिव बन जाए और आपको परेशानी ना हो, आपको समझ आ जाए कि एक्चुअल के अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो है क्या। और जब हमने भी चीज़ों को पढ़ा है तो हमारे टीचर्स ने हमें इस तरह की चीज़ें ही बताई हैं जो आज तक हमारे माइंड्स के अंदर हैं। और जब हम एग्ज़ाम कोई भी देते हैं तो वहाँ पे हमें वही चीज़ें बहुत सपोर्ट करती हैं। So I am practicing the same thing, dialectic as a vehicle. Dialectic क्या है? Critical discussion that leads the world from ideas from matter world. मतलब अगर आप क्रिटिकल डिस्कशन करते हैं तो आप मैटर वर्ल्ड से आइडियाज की तरफ चले जाते हैं। यहाँ पे एक मेरे पास एक और बड़ा बेहतरीन किस्म का एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए, आप लोगों को उम्मीद है बहुत अच्छा लगेगा। देखिए जी, एक शख्स है, एक दुनिया है, पूरे कुछ लोग हैं वो गार के अंदर ही रहते हैं, ठीक है। पूरी जिंदगी उन लोगों ने इस गार के अंदर गुजार दी, उनको पता ही नहीं है
कि लाइट भी कोई चीज है, ठीक है, लाइट भी कोई चीज है। अब एक शख्स होता है, अचानक वो उसको एक रास्ता मिलता है, वो उस रास्ते को क्रॉस करते करते उस गार से बाहर आता है और वो एक अलग दुनिया देखता है, होता है ये भाई दुनिया बड़ी ही जबरदस्त है, ठीक है। तो उसने जब वो देखता है तो वो कहता है कि मैं जाके अपने जो मेरे फ्रेंड्स हैं मैं जाके उनको बताऊं कि भाई बाहर तो एक बहुत बड़ी दुनिया है, ठीक है। तो वो कहता है कि जी ह्यूमंस आर लिविंग इन अ केव ऑफ शेडो एंड इल्यूजन्स चेन ऑफ आवर इग्नोरेंस एंड एपैथी। अब वो जो लोग हैं वो इस चीज को मानेंगे ही नहीं कि भाई बाहर भी एक दुनिया है और बहुत बड़ी लाइट है, ठीक है। अब वो ये कहता है कि जिस चीज को आपने देखा नहीं है तो वो क्या है, एक्चुअल के अंदर इग्नोरेंस है, और आप झगड़े हुए हैं इग्नोरेंस के हिसाब से। जैसे ही आप उस इग्नोरेंस को तोड़ेंगे छोड़ेंगे तो आप हकीकत की तरफ जाते जाएंगे, आपके माइंड में आइडियाज आते जाएंगे। When we begin to lose ourselves from our chain, it is the beginning of our education. That is the most important point. Philosophers have advanced into the realm of true knowledge must return to cave and bring enlightenment to others. तो जो philosopher होता है ना, इस एग्जाम्पल से अब आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि फिलोसोफर जाता है, एक नई रियलिटी देखता है, आके फिर दूसरे लोगों को बताता है। बिल्कुल उसी तरह ही जैसे एक कैफ के अंदर से, एक गार के अंदर से जो है एक शख्स बाहर निकला था और उसने जाके नेचर को ऑब्जर्व किया, लाइट को दिया और फिर आके गार वाले लोगों को बताया। तो ये जो काम है यही एक्चुअल में फिलोसोफर का है, जो कि फिलोसफी के तहत लोगों को बताता है। प्लेटो बिलीव पीपल डिड नॉट क्रिएट नॉलेज बट रादर दे डिस्कवर इट। प्लेटो के नजदीक जो है जो इंसान है वो एक्चुअल नॉलेज बनाते नहीं है बल्कि डिस्कवर करते हैं। नॉलेज होती है, उनको पता बाद में चलता है, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद आगे चलते हैं इन द रिपब्लिक। जो रिपब्लिक एक बुक थी किसकी, प्लेटो की। उन्होंने उसके अंदर ये बताया था कि एजुकेशन इज कैपेबल ऑफ मूविंग टूवर्ड्स द गुड। एजुकेशन वो है जो आपको अच्छाई की तरफ जाने में आपका क्या करती है, आपकी रहनुमाई करती है। स्टेट प्ले, जो स्टेट है उसको क्या करना चाहिए, एक एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए एजुकेशन के अंदर थ्रू इंटरवेंशंस करिकुलम दैट लीड्स इंटेलिजेंट स्टूडेंट। मतलब स्टेट का रोल क्या है एजुकेशन के अंदर। प्लेटो कहते हैं कि स्टेट का रोल है कि भाई आप बीच के अंदर आए और इंटरफेयर करें और अपनी गोल्स के हिसाब से जो है करिकुलम को सेट करें, ये स्टेट का रोल है। अच्छा, आइडियलिज्म, अक्सर बात ये होती है कि आइडियलिज्म जो है वो जो है मेल डोमिनेंट फिलॉसफी है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो भी है इक्वल एजुकेशन फॉर बॉयज एंड गर्ल्स है आइडियलिज्म के लेंस के हिसाब से, और वुमेन हैव इक्वल पोजीशंस। अब जो प्लेटो साहब है वो कुछ ये फरमाते हैं कि रूरल शुड बी अ फिलोसोफर। भाई रूरल जो है, जो बादशाह है वो एक फिलोसोफर होना चाहिए, बट आज के जमाने में अगर देखा जाए तो इट इज नॉट पॉसिबल। भाई कैसे जो है जो रूरल है वो फिलोसोफर हो सकता है, क्योंकि रूरल है उनका तो पढ़ाई के साथ दूर दूर तक ताल्लुक ही नहीं है, अगर हम पाकिस्तान का कॉन्टेक्स्ट देखें। बट जी क्या पता था प्लेटो को कि ये पाकिस्तान के अंदर थ्योरीज पढ़ी जाएंगी और वहां पे उस जमाने के अंदर ये बिल्कुल ही अपोजिट हो जाएगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, या जो मैं थ्योरीज दे रहा हूँ। इस तरह जो भी थ्योरीज आप पढ़ें उसको आप अपने इर्द गिर्द जरा सा एनालिसिस करें, उसका सिंथेसिस करें, और फिर यही बात है जो कि प्लेटो ने कही है कि यू शुड लीड, यू शुड डू एनी कंक्लूजन। आप एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे और वो आपकी अपनी नॉलेज बन जाएगी, ठीक है जी। तो जो प्लेटो है वो कहते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नॉलेज और 3 टाइप्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है। 3 तरह की एजुकेशन होनी चाहिए जिंदगी के अंदर। नंबर 1, एक तो वो लोग हैं जो वर्कर हैं, जो मजदूरी करते हैं, एक उनके लिए एजुकेशन होनी चाहिए जो वोकेशनल टाइप की होनी चाहिए। उनको उनके स्किल्स के बारे में बताया जाए ताकि वो अपने स्किल्स के ऊपर वर्क करें और फिर उससे ज्यादा से ज्यादा कमा सकें। दूसरे हैं मिलिट्री पर्सनल, मिलिट्री, ठीक है। मिलिट्री का मतलब वो लोग जो आर्मी से बिलोंग करते हैं उनके लिए एक अलग एजुकेशन होनी चाहिए। और उसके साथ तीसरी एजुकेशन है रूरल की।
मतलब जो क्या होते हैं, जो आपके ऊपर हुकूमत करते हैं। सो प्लेटो के हिसाब से देर आर 3 टाइप्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ एजुकेशन है, और एक वर्कर्स, मिलिट्री पर्सनल और रूरल्स के लिए। तो उस हिसाब से लोगों को उस तरह की जो है आप ये कह सकते हैं कि उनको एजुकेशन देनी चाहिए, ये प्लेटो साहब फरमाते थे। अब अगर हम आगे चलते हैं, ये प्लेटोनिक हमने जो है आइडियलिज्म पढ़ा है, उसके अंदर वन बाय वन करके चीजें सारी डिस्कस की हैं। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, आइडियलिज्म एज अ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, इसको किस तरह देखा जाता है। तो प्लेटो फोर्स ऑन हिज यूटोपियन स्टेट इन द रिपब्लिक, एक ख्याली दुनिया थी जिसे यूटोपियन स्टेट कहते हैं, ठीक है। अक्सर टेस्ट में सवाल आता है कि इन विच बुक प्लेटो हैज फोर्स ऑन हिज यूटोपियन स्टेट। तो द आंसर इज इन हिज बुक विच इज द रिपब्लिक। रिपब्लिक बुक के अंदर प्लेटो ने जो है यूटोपियन स्टेट्स के बारे में बात की है। उसके बाद जी अगस्टाइन पुट फोकस ऑन क्रिश्चियंस टू बिकम अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। तो अगस्टाइन की अगर आप बात करें ना, तो उन्होंने क्रिश्चियन लेंस के थ्रू जो है आइडियलिज्म को देखा है, ठीक है। और वो अक्सर यही कहते थे कि जी जो क्रिश्चियंस हैं उनको सारी चीज़ों के बारे में सीखना चाहिए, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन का पता चलना चाहिए। उसके बाद कांट और हेगल हैं, उन्होंने एजुकेशन के बारे में लिखा है कि एजुकेशन एंड लिविंग एज टीचर्स। तो एजुकेशन और जिंदगी क्या है, टीचर्स है, ठीक है। टीचर्स जिस तरह अपनी जिंदगी गुजारते हैं। रियलिस्ट आइडियलिस्ट जो है, रीसेंट आइडियलिस्ट जो है वो ब्रॉन्सन है, एल्कॉट है मोस्ट नोटेबल आइडियलिस्ट एजुकेटर्स इन 20th सेंचुरी, विलियम टॉर्नी है, उसके बाद हरमन हॉर्न है। ये कुछ ऐसे नाम है, जैसे अगर आपको ये कहा जाए कि सर फाउंडर कौन है आइडियलिज्म का, तो प्लेटो आपको पता चल गया। बट जो रीसेंट आइडियलिस्ट हैं जो इसी सेम फिलॉसफी के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो ब्रॉन्सन है, एल्कॉट है, हरमन हॉर्न है, इनको आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो है हम आगे चलते हैं, देखते हैं जी ये क्या फरमाते हैं। ब्रॉन्सन एल्कॉट एन अमेरिकन ट्रांसकेंडलिस्ट हुज आइडियाज वर अ मिक्सचर ऑफ philosophies of Plato, प्लैटिनियम, कांट एंड हेगल। जो जो ब्रॉन्सन है ना, उनकी जो मतलब फिलॉसफी है वो सारे साइंटिस्ट से मिलती जुलती है। सारे जो हमारे फिलोसोफर्स हैं उनकी जो थॉट्स हैं उनको मिला के उन्होंने अपना एक आइडियलिज्म बनाया है। अब उनकी असिस्टेंट थी, ठीक है, जिन्होंने बॉस्टन के अंदर फर्स्ट केजी स्कूल अमेरिका के अंदर खोला था। केजी का फुल फॉर्म अक्सर टेस्टों में आता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ केजी, तो उसका मतलब है किंडरगार्टन, ठीक है। तो अमेरिका के अंदर सबसे पहला किंडरगार्टन जो थी, ब्रॉन्सन एल्कॉट उनकी असिस्टेंट थी, उन्होंने ओपन किया था, और उनका नाम था क्या था, फ्रेडरिक फ्रॉबेल। फ्रेडरिक फ्रॉबेल और ब्रॉन्सन एल्कॉट को फॉलो करते हुए खोला जिसने था, उनका नाम था एलिजाबेथ। मैं जो है फ्रेडरिक फ्रॉबेल कह गया, बट एक्चुअल के अंदर उनका नाम था एलिजाबेथ पीबॉडी, ठीक है। तो उन्होंने अमेरिका के अंदर किंडरगार्टन की बुनियाद रखी थी, और वो ही फाउंडर हैं किंडरगार्टन की अमेरिका के अंदर। अब ये डेवलपमेंट के हवाले से हमने बहुत डिटेल के अंदर बात कर ली। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ आइडियलिज्म के बारे में, कि आइडियलिज्म की कितनी टाइप्स हैं। तो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आइडियलिज्म। आइडियलिज्म की एक्चुअल के अंदर 3 टाइप्स हैं। एक है सब्जेक्टिव आइडियलिज्म। सब्जेक्टिव आइडियलिज्म क्या है? सब्जेक्टिव आइडियलिज्म को हम इममटेरियलिज्म भी कहते हैं। अब इममटेरियलिज्म का मतलब क्या है? सब्जेक्ट, एक मैं आपको चीज बता दूं, सब्जेक्टिविज्म और आइडियलिज्म, ठीक है। सबसे पहले तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करें ना, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्टिविज्म और उसके बाद फिर आइडियलिज्म, ठीक है। सब्जेक्टिविज्म, मिसाल के तौर पे चले हम एग्जाम्पल लेते हैं किसकी, बारिश की एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। बारिश, वेदर। अब बारिश हो रही है, ये क्या है? बारिश होना ये एक ऑब्जेक्टिव है, और इसके ऊपर बिलीव करना ये ऑब्जेक्टिविज्म है। ऑब्जेक्टिविज्म का मतलब ये होता है कि आपके ओपिनियन का उस चीज के ऊपर कोई असर नहीं होता, उसे आप कहते हैं ऑब्जेक्टिविज्म। जैसे इसके अलावा, जैसे वो गार वाली मैंने आपको एग्जांपल दी थी, गार के अंदर से एक शख्स बाहर आता है, पूरी नेचर को देखता है और इंजॉय करता है, और फिर वापस जाता है गार के अंदर और लोगों को बताता है।
तो अब वो जो दूसरे लोग थे गार के अंदर, उनको तो पता ही नहीं था कि बाहर नेचर भी है। तो वो उनके लिए क्या है, उनके पता होने से ना पता होने से कोई फर्क नहीं पड़ता नेचर को, नेचर है और वो रहेगी। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है ऑब्जेक्टिविज्म का। तो क्लियर हो गई बात कि ऑब्जेक्टिविज्म क्या होता है। अब चलते हैं सब्जेक्टिविज्म की तरफ। सब्जेक्टिविज्म क्या होता है, लेट सपोज बारिश है, बारिश के अंदर दो लोग हैं, एक है छोटा बच्चा और एक है बड़ा शख्स, ठीक है। छोटा बच्चा बारिश होती है तो उसको क्या करता है, इंजॉय करता है। बड़ा शख्स है और वो बारिश को इंजॉय नहीं करता और वो कहता है ये क्या हो गया। तो अब बारिश के हिसाब से दोनों का एक्सपीरियंस अलग है। वो जो छोटा बच्चा है वो इस वजह से खुश होता है कि अब मुझे नहाने का मौका मिलेगा और मैं खूब इंजॉय करूंगा। और दूसरा शख्स हो सकता है, वो जो बड़ा शख्स है उसको बुखार हो और बुखार के अंदर नहाना बिल्कुल अच्छा नहीं होता, उसकी सेहत के बिल्कुल खिलाफ हो और उसकी सेहत और भी खराब कर जाए। तो अब बारिश तो है, वो तो ऑब्जेक्टिविज्म है, बट उसका जो एक्सपीरियंस है वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। अब बारिश का एक्सपीरियंस आप बच्चे से पूछेंगे तो कुछ और होगा, बड़े से पूछेंगे तो कुछ और होगा, ट्रैवलर से पूछेंगे कुछ और होगा, ड्राइवर से पूछेंगे कुछ और होगा, जो रोड के ऊपर काम करते हैं उनसे पूछेंगे कुछ और होगा। तो हर किसी का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है, इसे कहते हैं सब्जेक्टिविज्म। तो होपफुली वी हैव क्लियर दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्टिविज्म एंड ऑब्जेक्टिविज्म। तो अब हम जब आगे बात करेंगे ना, तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा कि मैं किस चीजों के बारे में बात कर रहा हूँ। तो टाइप्स ऑफ आइडियलिज्म के अंदर सबसे पहले हमारे पास टाइप है सब्जेक्टिव आइडियलिज्म। इसको हम कहते हैं इमटेरियलिज्म, ठीक है। मटेरियल के बारे में बात नहीं होती, मटेरियल के बारे में बात कौन करता है, रियलिस्ट करते हैं, ठीक है। रियलिस्ट अप्रोच होती है। आइडियलिज्म तो बेसिकली फोकस करते हैं आइडियाज के ऊपर। ऑल सब्जेक्ट्स डिपेंड अपॉन माइंड, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, माइंड के ऊपर करते हैं। यूनिवर्स इज कंपोज्ड ऑफ आइदर माइंड्स अलोन और ऑफ माइंड्स एंड देयर आइडियाज, नथिंग एल्स। जो दुनिया है ना, पूरे का पूरा यूनिवर्स बना है, वो किससे बना है, वो माइंड्स के ऊपर से बना है, ठीक है। माइंड ने जो सोचा, थिंकिंग आई, उससे माइंड के अंदर क्या आया, थिंकिंग आई। थिंकिंग क्या है, आइडियाज है। तो ये जो पूरा यूनिवर्स बना है आइडियाज से बना है, आइडियाज के अलावा किसी से नहीं बना। यही मानना है सब्जेक्टिव आइडियलिज्म का। ऑब्जेक्टिव्स जो है आर नॉट पब्लिक, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पब्लिक के लिए नहीं होते। नॉलेज इज डायरेक्ट अवेयरनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो नॉलेज है, आप एक ऑब्जेक्ट देखते हैं उससे डायरेक्ट चीजें जो है ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो ये क्या है, डायरेक्ट अवेयरनेस है, किसकी, ऑब्जेक्ट की। सही है। अच्छा, एक और चीज है कि जी ऑब्जेक्ट मस्ट हैव अ सब्जेक्ट ऑफ ओनली अ माइंड। जो ऑब्जेक्ट है वो माइंड का लाजमी तौर पे सब्जेक्ट होना चाहिए। मिसाल के तौर पे बारिश है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, उसका दिमाग के अंदर आइडिया होना चाहिए और वो सब्जेक्ट होगा। अगर ऑब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट नहीं है आपके माइंड में, so you will not able to know the concept, know the true meaning, know the true knowledge about this object। तो ये आइडियलिज्म का मानना है, और आइडियलिज्म के अंदर भी सब्जेक्टिव आइडियलिज्म का। आगे चलते हैं जी फिनोमिनलिज्म का। फिनोमिनलिज्म जो है वो प्रपोज किया है किन्होंने जी, कांट ने किया है, ठीक है, कांट ने किया है। अच्छा, मैं एक बात आपको बताना भूल गया, सब्जेक्टिव आइडियलिज्म जो है वो जो है उसके एडवोकेट करने वाले हैं बेर्कले, ठीक है। बेर्कले बेर्कले जो हैं वो इसके सपोर्टर हैं, किसके, सब्जेक्टिव आइडियलिज्म के। इसी तरह ही फिनोमिनलिज्म के जो सपोर्टर हैं, प्रोपाउंडेड बाय कांट, कांट हेगल है इनका पूरा नाम, जर्मन फिलोसोफर है, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, ही कंसिडर द लिमिट्स ऑफ मैन्स नॉलेज। इन्होंने इंसान की जो नॉलेज है उसको लिमिट किया है कि भाई इंसान की नॉलेज की लिमिट कहाँ है। एंड लेड टू कंक्लूजन दैट द ओनली नॉलेज दैट इज पॉसिबल टू मैन इज नॉलेज ऑफ फिनोमिना। तो ये कहता है भाई नॉलेज जो है ना वो कहाँ से आती है, फिनोमिना से आती है। तो इसके हिसाब से अगर हम फिनोमिनलिज्म के हिसाब से देखें कि एपिस्टोमोलॉजी क्या है, तो एपिस्टोमोलॉजी यहाँ पे क्या है, फिनोमिना। फिनोमिना से आपको नॉलेज मिलती है। तो ये है सोर्स, वे, वैलिडिटी किसी भी ट्रू नॉलेज को आइडेंटिफाई करने की। देयर इज डायरेक्ट नॉलेज ऑफ फिनोमिनल ऑब्जेक्ट एंड दिस नॉलेज डिपेंड अपॉन द कंस्ट्रक्शंस ऑफ माइंड, ठीक है। किसी भी फिनोमिनल ऑब्जेक्ट की नॉलेज है और वो डायरेक्ट है, और वो नॉलेज कहाँ बनती है, हमारे माइंड में बनती है। दैट इज अ फिनोमिनलिज्म। वो नॉलेज जो हमारे माइंड के अंदर आइडियाज बनाए, कोई भी आइडियाज हमारे फिनोमिनलिज्म के हिसाब से बने, उसे हम कहते हैं फिनोमिनलिज्म, ठीक है जी। अब हम चलते हैं थर्ड ब्रांच की तरफ और थर्ड टाइप्स ऑफ आइडियलिज्म की तरफ, एंड दैट इज ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म। भाई ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म को हम मेटाफिजिकल आइडियलिज्म भी कहते हैं, ठीक है जी। अब हेगल टच रियलिज्म। हेगल ने किसको टच किया,
रियलिज्म को टच किया। अब हेगल जो है वो इसके जो है फाउंडर हैं। तो सब्जेक्टिव आइडियलिज्म के जो फाउंडर हैं वो है बेर्केले, फिनोमिनलिज्म के हैं कांट, ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म के हैं हेगल। तो ये आपको तीनों जो है याद होने चाहिए, एग्जाम्स में सवाल आ सकते हैं। मैं बार बार जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो आपको बताता रहता हूँ कि आप लोग इन चीज़ के ऊपर फोकस करें और चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझें, क्योंकि ये जो चीज़ें समझना है यही आपको एग्जाम के अंदर आपके बहुत सारे सवालात के जवाबात आपको इन्हीं कॉन्सेप्ट से आएंगे, इन्हीं चीज़ों से आ जाएंगे अगर आपने लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से सुने हुए होंगे। तो जी हेगल साहब क्या फरमाते हैं? हेगल साहब ने कहा है द नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज प्राइवेट। ठीक है, और जो नॉलेज है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्राइवेट है। मिसाल के तौर पे किस तरह की ये बात हो रही है? सब्जेक्टिविज्म की। ठीक है, प्राइवेट है। जैसे एक फादर, जैसे एक बारिश है, बारिश के अंदर हर किसी का, बच्चे का और वो बड़े का एक्सपीरियंस अलग अलग है। तो ये क्या कर रहा है? द नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज प्राइवेट। ठीक है, इसका मतलब ये है। अब हम चलते हैं, जो ये क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ माइंड। जो ऑब्जेक्ट्स है ना वो माइंड से इंडिपेंडेंट नहीं है। जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो माइंड के डिपेंडेंट हैं। दे आर रियल एंड नॉट डिपेंडेंट अपॉन फाइनाइट माइंड। वो हकीकत के अंदर हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ है वो इंडिपेंडेंट नहीं है माइंड के, वो हकीकत में, और नॉट डिपेंडेंट अपॉन फाइनाइट माइंड। अब वो जो भी चीज़ें वो इंसान के दिमाग के लिए नहीं है, जो कि खुद एक छोटा सा है। इनफाइनाइट माइंड किसका है? गॉड का है, और वो गॉड को उसके सारी चीज़ों के बारे में पता है। ये जो सारी बातें हैं ये करता है जी हमारे पास ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म। ये तीनों टाइप्स होपफुली आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम आगे चलते हैं, आइडियलिज्म को और डीप के अंदर देखते हैं। मैंने जो है बैकग्राउंड जो है बहुत अच्छा सेट कर दिया है आप लोगों के लिए कि आइडियलिज्म की बात हो तो आपके माइंड में चीज़ें सारी आ जाएंगी। यू मस्ट क्लियर दैट व्हाट आर द बेसिक कॉन्सेप्ट, थ्योरीज, टाइप्स और फिलॉसफीज ऑफ द आइडियलिज्म एक्चुअल में है क्या। अब हम थोड़ा क्विक रिव्यू करते हैं और सारी चीज़ों को और अच्छे तरीके से देखते हैं। एक बैकग्राउंड सेट हो चुका है, दैट इज the important part of our lecture. Now we are moving towards the frequent go through of the whole or the total theory of idealism. तो सबसे पहले प्लेटो believed there are two worlds. ठीक है, प्लेटो ने क्या बिलीव किया? there are two worlds. नंबर वन इज स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल क्या है? इंटरनल, परमानेंट, रेगुलर, यूनिवर्सल। भाई एक तो वर्ल्ड है जो हमेशा रहने वाला है, यूनिवर्सल है, हमेशा ही रहेगा। दूसरा है वर्ल्ड ऑफ अपियरेंस, एक्सपीरियंस थ्रू साइट, टच, मीन्स इम्प्रेसिज्म। इम्प्रेसिज्म का मतलब क्या है? दैट एक्सपीरियंस दैट यू विल एक्सपीरियंस थ्रू योर सेंसेस। सेंसेस के थ्रू आप जो चीजें एक्सपीरियंस करते हैं वो है सेकंड वर्ल्ड ऑफ अपियरेंस, जो कि प्लेटो कहते हैं। सो प्लेटो के नजदीक जो दुनिया है वो दो किस्म की है। उन्होंने दुनिया को जो है दो तरह की पाया है कि जो दुनिया है वो दो तरह की है। उसके बाद कैरिकुला किस तरह का होना चाहिए? एम्फेसाइज ऑन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइंड, लिटरेचर, हिस्ट्री, फिलोसफी एंड रिलीजन। अगर कोई शख्स जो आइडियलिज्म को फॉलो करता है तो उसका कैरिकुलम जो होगा वो लिटरेचर, हिस्ट्री, फिलोसफी और रिलीजन के ऊपर फोकस करेगा। ठीक है, ये चीजें आपको बताएंगी कि ये जो कैरिकुलम है ये आइडियलिज्म बेस है। अब आइडियलिज्म के नजदीक टीचिंग मेथड किस तरह का होता है? ठीक है, आइडियलिज्म किस तरह के टीचिंग मेथड को कहते हैं कि ये बेस्ट जो है हमारे पास टीचिंग मेथड है। तो जो टीचिंग मेथड बेस्ट है वो इतना तो मुझे पता है कि टीचर सेंटर्ड है। ठीक है, टीचर सेंटर्ड का मतलब क्या होता है कि चाइल्ड इज नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द क्लास, द अथॉरिटी इज टोटली इन आप कह सकते हैं कि टीचर के पास होती है। टीचर जैसे चाहे बच्चे को ट्रीट करता है। लेक्चर मेथड जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेक्चर के थ्रू जो टीचर है वो हैंडलिंग द आइडियाज ऑफ द स्टूडेंट, अपने लेक्चर के थ्रू बच्चों के दिमाग में जो है आइडियाज जनरेट करता है, डिस्कशन के थ्रू, सॉक्रेटिक डायलॉग के थ्रू। अ मेथड ऑफ टीचिंग दैट यूज द क्वेश्चनिंग टू हेल्प स्टूडेंट टू डिस्कवर एंड क्लैरिफाई द नॉलेज। मतलब सॉक्रेटिक डायलॉग ऐसे हैं कि टीचर जो है क्वेश्चंस पूछता है, क्वेश्चंस के ऊपर क्वेश्चंस, वही सॉक्रेटिक मेथड जिसे हम कहते हैं, और उससे बच्चों की नॉलेज डिस्कवर करते हैं और अपने आइडियाज भी क्या करते हैं वो उनके क्लियर होते हैं। डिसिप्लिन की जो बात होती है वो इनर डिसिप्लिन के बारे में
बहुत बात की जाती है आइडियलिज्म के अंदर। जो ट्रू डिसिप्लिन है वो क्या है? इनर डिसिप्लिन है, इंसान के अंदर जो डिसिप्लिन होता है वो है। इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या है कि आपको चीजों के बारे में किस तरह पता चलता है, इंसाइट्स पे जाते हैं आप, और उसके बाद होल पार्ट ऑफ लॉजिक, मतलब लॉजिक्स और इंसाइट्स के अंदर जाते हैं, चीजों को कुरेदते हैं, उनके अंदर से रीजंस आइडेंटिफाई करते हैं, और फिर आपको पता चलता है कि आइडियलिज्म एक्चुअल के अंदर है क्या। उसके बाद एपिस्टोमोलॉजिकल, अगर हम आइडियलिज्म को देखें तो आइडियाज हैज ग्रेट वैलिडिटी देन द फिजिकल वर्ल्ड। तो एपिस्टोमोलॉजिकल फिलोसफी के हिसाब से अगर देखें तो आइडियाज जो है उनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है रियल वर्ल्ड के हिसाब से, मतलब फिजिकल वर्ल्ड के हिसाब से। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। अच्छा जी, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियलिज्म क्या है? नंबर 1, यूनिवर्स सबसिस्ट विद इन स्पिरिट एंड माइंड। मतलब ये जो दुनिया है ना, या स्पिरिट की है या माइंड के, इन दोनों में से एक की बनी है और किसी चीज की नहीं है। इंटायर यूनिवर्स इज मेड ऑफ स्पिरिट और माइंड, वही बात जो मैंने आपको बता दी। उसके बाद मशीनिस्टिक्स एक्सप्लेनेशन ऑफ यूनिवर्स इज एन एडिक्वाइट। भाई जो आप ये देते हैं ना कि ये जो दुनिया है ऐसे ही चल रही है, मशीन की, मशीनों वाली जो आप एक्सप्लेनेशन देते हैं, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होती। ठीक है। उसके बाद थियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ नॉलेज, थियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन देते हैं नॉलेज की, कि भाई जो ये सारी जो चीजें कहाँ से आती हैं, ठीक है, ये क्या है, नेचुरल प्रोसेस है। और ट्रुथ क्या है? ट्रुथ जो है साइमल्टेनियसली इंसान जो है उसको कोशिश करता है उसको हासिल करने की। तो जो इंसान है, मैन इज सेंट्रल टू द यूनिवर्स, इंसान जो है वो मेन पॉइंट है यूनिवर्स का, इंसान के बगैर कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो माइंड है और जो आइडियाज है वो इंसान के दिमाग में ही आते हैं। स्पेशल अटेंशन, स्पेशल अटेंशन किसको दी जाती है जी? स्पेशल अटेंशन दी जाती है इंसान को टू द नॉर्मेटिव एंड द सोशल साइंस, जिसके अंदर साइकोलॉजी और सोशोलॉजी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। द लास्ट एंड नॉट द लीस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आइडियलिज्म दैट इज कॉन्सेप्चुअलिस्ट। मतलब इन द फील्ड ऑफ एपिस्टोमोलॉजी, भाई कॉन्सेप्ट्स के पीछे जाएं, जो कॉन्सेप्ट्स के थ्रू आपको नॉलेज मिलती है वही क्या है? ट्रू है। अब हम एम ऑफ नॉलेज देख लेते हैं आइडियलिज्म के। ह्यूमन पर्सनैलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ह्यूमन इंसान की जो पर्सनैलिटी है वो क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल्फ रियलाइजेशन की बात की जाती है आइडियलिज्म के अंदर, कि इंसान के पास आइडियाज आते हैं और आइडियाज से इंसान सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ जाता है। सेल्फ रियलाइजेशन होगी तो बहुत सारी चीजों से इंसान जो है अपने आप को खुद ही सुधार लेगा। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी की बात होती है, तो अगर आइडियलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एजुकेशन को देखें तो डेवलपमेंट को सुधारा जाता है, किसकी? पर्सनैलिटी की, पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट की जाती है। द आइडियलिस्ट बिलीव दैट द मैन इज गॉड्स फाइनेस्ट एंड अल्टीमेट क्रिएशन। जो आइडियलिस्ट बिलीव करते हैं कि जो इंसान है वो खुदा की सबसे बेहतरीन शुदा तख्लीक है, और ये मतलब इससे बड़ी कोई भी क्रिएशन इंसान ने नहीं की। जो कि अगर हम इस्लामिक लेंस से देखें तो तब भी ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद टीचिंग ह्यूमैनिटेरियन सब्जेक्ट सच एज लिटरेचर, रिलीजन, इथिक्स, ये सारे सब्जेक्ट जो हैं आइडियलिज्म के अंदर पढ़ाए जाते हैं। और टीचर की जहां तक रही बात, तो वो कहते हैं कि टीचर इज अ को वर्कर ऑफ गॉड। तो जो टीचर है वो अल्लाह के बाद, खुदा के बाद अगर किसी का दर्जा है तो वो टीचर का है। और टीचर जो है वो इंसान को सुधारता है और उसको सेल्फ रियलाइजेशन और डेवलपमेंट और पर्सनैलिटी की तरफ लेके जाता है। और इन सारी चीजों का फायदा क्या होता है? एजुकेशन शुड इनहांस द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, और उससे होता क्या है? डेवलपमेंट ऑफ विल पावर आती है इंसान के अंदर। प्रैक्टिस इज द ओनली वे टू अक्वायर द विल पावर, प्रैक्टिस इज द ओनली वे। प्रैक्टिस अगर आप नहीं करते तो आपके अंदर विल पावर नहीं आती। अगर आपके पास किसी भी चीज का छोटा सा आइडिया है, आप प्रैक्टिस करें, आपको सक्सेस मिलती है, तो आपके पास विल पावर आएगी, और फिर आप उसको ज्यादा से ज्यादा जो है उसके पीछे काम करेंगे और कहेंगे कि ये चीज मुझे मिले। अच्छा जी, प्रॉपर डिसिप्लिन लीड टू विल पावर। एक प्रॉपर डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन जो है वो इनर डिसिप्लिन की बात करता है। ठीक है, डिसिप्लिन ऑफ माइंड एंड इंटेलेक्ट। ठीक है, तो आइडियलिज्म इस चीज की बात कर रहा होता है कि आपने डिसिप्लिन तो करना है, तो किस चीज का करना है? ठीक है, इनर सेल्फ का करना है, और इनर सेल्फ का होगा तो आपका विल पावर जो है वो डेवलप होगा। कैरिकुलम की बात कर लेते हैं। कैरिकुलम मैंने पहले भी बताया, आप दोबारा जरा डिटेल के अंदर देख लेते हैं।
ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं आइडियलिज्म के हवाले से और क्लियर हो जाएं। नंबर 1, कैरिकुलम। कैरिकुलम क्या है जी? स्पिरिचुअल एंड कल्चरल हेरिटेज। स्पिरिचुअलिटी की बात करता है और कल्चरल हेरिटेज की बात करता है। मतलब आप कल्चर की तरफ भी जाएंगे, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जाएंगे, और उससे होगा क्या? सेल्फ एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी, जिससे सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ जाएंगे, और इंसान की पूरी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट किस तरह होगी? जब इंसान के पास विल पावर होगा। विल पावर कहाँ से आएगा? जब वो प्रैक्टिस करेगा। प्रैक्टिस कैसे करेगा? जब उसके दिमाग में आइडियाज होंगे। जब आइडियाज होंगे तभी वो प्रैक्टिस करेगा, तभी उसके पास विल पावर आएगी। विल पावर से उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी, सेल्फ रियलाइजेशन होगी, और वो स्पिरिचुअलिटी और कल्चर की तरफ जाएगा, और उसको ये सारी चीजों का पता चल जाएगा। और कौन से सब्जेक्ट चाहिए होंगे? लिटरेचर, रिलीजन, एथिक्स, ये सारे सब्जेक्ट से इंसान की पूरी पर्सनैलिटी जो है डेवलप हो जाएगी। अब कहते हैं कि जी एक्सोलॉजी के अगर हिसाब से देखा जाए तो ब्यूटी कहाँ से इंसान सीखेगा? आर्ट्स और पोइट्री से सीखेगा, अकॉर्डिंग टू द आइडियल एजुकेशन। मोरल एजुकेशन टीच थ्रू रिलीजन। ठीक है, वैल्यूज इंसान कहाँ से पढ़ता है? वो रिलीजन से सीखता है। एजुकेशनल मेथड, चाइल्ड इज एन एक्टिव मेंबर। एक्टिव मेंबर तो होता है, बट जो है टीचर जो है वो बिल्कुल डोमिनेंट होता है क्लास के अंदर। लेक्चर मेथड को प्रमोट किया जाता है, डिस्कशन मेथड, डायलेक्टिक मेथड, और प्रोवाइड लिबरल एनवायरनमेंट फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट। बिल्कुल, मतलब एक इन्वायरमेंट दिया जाता है बच्चे के लिए कि उसकी चाइल्ड डेवलपमेंट हो सके। बट जो चाइल्ड है वो कभी भी जो है उसके अंदर एक्टिव नहीं होता। हाँ, मेंबर होता है, बट ओवरऑल जो है वो बिल्कुल भी चाइल्ड सेंटर्ड फिलोसफी बिल्कुल नहीं है आइडियलिज्म। आइडियलिज्म जो है वो टीचर सेंटर्ड फिलोसफी है। इंस्ट्रक्शन जो है सिंपैथेटिक गाइडेंस होती है कि वो बच्चे को गाइड करेगा, जिससे वो नॉलेज डिस्कवर करेगा और ट्रू नॉलेज की तरफ जाएगा, सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ जाएगा। तो ये काम है किसका? टीचर का। स्कूल सेंटर्ड फिलोसफी है। एक्टिविटी आप कैसे करेंगे? आपने लर्न थ्रू एक्टिविटी और एक्सपीरियंस के थ्रू आप सीखेंगे। डिसिप्लिन, जो कि मैं 2 से 3 दफा आपको बता चुका हूं कि इनर डिसिप्लिन होता है किसके अंदर? आपके आइडियलिज्म के अंदर। अब हम जो है वीडियो के लास्ट पार्ट की तरफ आ रहे हैं, और वो है आइडियलिज्म इन द कंटेम्प्रेरी एजुकेशन। जो आइडियलिज्म है उसने कंटेम्प्रेरी एजुकेशन के अंदर कौन कौन सी चीजों के ऊपर फोकस किया है? नंबर 1, वाइडर एंड हायर एम्स। मतलब जो है जो आइडियलिज्म के एम्स हैं उनको बहुत वाइड किया। वाइड किस तरह किया? सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ आए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ, हार्मनी बिटवीन मैन एंड नेचर। ठीक है, तो हार्मनी की तरफ आए हैं। आइडियल टीचर, आइडियल टीचर क्या होता है? आइडियल टीचर मैंने आपको बताया जो स्टूडेंट्स की हेल्प करता है टू डिस्कवर द नॉलेज, और उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, विल पावर की तरफ उनकी जो हेल्प करे वही होता है आइडियलिस्ट टीचर। इंटीग्रेटेड एंड मल्टी साइडेड करिकुलम, भाई ये कहता है कि एक साइंस की तरफ मत जाओ, फिजिकल साइंस की तरफ मत जाओ, ठीक है, लिटरेचर को मत छोड़ो, आपने मल्टी साइडेड करिकुलम पढ़ना है, हर चीज पढ़नी है। मोरल एजुकेशन आपने रिलीजन से हासिल करनी है। सेल्फ डिसिप्लिन आपका इनर डिसिप्लिन होगा। साइकोलॉजिकल मेथड भी आपने इस्तेमाल करना है। तो लास्ट के अंदर जी अब हम देखते हैं वीक पॉइंट ऑफ आइडियलिज्म। तो वीक पॉइंट क्या है आइडियलिज्म का? यूटोपियन एम्स, जो कि मैंने आपको बताया ना कि जो रिपब्लिक के अंदर जो है हमारे पास जो प्लेटो थे, प्लेटो ने रिपब्लिक लिखी थी, और उसके अंदर उन्होंने यूटोपियन सोसाइटी के बारे में बात की थी, और यूटोपियन एम्स थे। तो ये एक इनका वीक पॉइंट है। थ्योरेटिकल मेथड, टू मच ऑफ मेमोरी, पर्सनल कॉन्टेक्ट एंड ब्रेन फैकल्टीज। रूट लर्निंग है जी, थ्योरेटिकल मेथड है, थ्योरीज थ्योरीज थ्योरीज। मेमोरी का बहुत काम है, प्रैक्टिकल भी है, बट ज्यादातर आपको थ्योरेटिकल मेथड मिलेगा। लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन की बात नहीं हो रही, मल्टी साइडेड करिकुलम की बात होती है। हर चीज पढ़ना है। अगर आप स्पेशलिटी नहीं करेंगे तो आप इनसाइट और एक ही एरिया के अंदर किस तरह इतनी ज्यादा नॉलेज हासिल कर सकते हैं? तो एक ये भी इनका वीक पॉइंट है। नेग्लेक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी की बात ही नहीं करते भाई। टीचर सेंटर्ड है, बच्चे को जो है एक वैल्यू नहीं मिलती इस पॉइंट के अंदर। तो ये था जी आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने आइडियलिज्म को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। पढ़ने के बाद अब पता चलेगा कि आप लोगों ने कितना इस लेक्चर से फायदा लिया है, क्योंकि अब मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं, ये भी टोटल 10 है। आपने करना क्या है? आपने इन क्वेश्चंस को तो वीडियो को पॉज करना है, इनके आंसर्स अपने पास लिखने हैं,
उसके बाद फिर आपने वीडियो को जो है स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद फिर ये दूसरे आपके पास 5 एमसीक्यूज हैं, ये आप काइंडली वीडियो को पॉज करके अपने जो है आंसर्स लिख लीजिए। इसी पूरे लेक्चर के अंदर से ही इसके आंसर्स हैं। आप लेक्चर्स को पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली इसके आंसर्स मिल जाएंगे। तो जी वीडियो को आपने लाजमी तौर पे अपने आंसर्स लिख लिए होंगे। अब दोबारा अपने आंसर्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये है आंसर कीज, क्वेश्चन नंबर 1 to 10। तो यहाँ पे आप अपने आंसर चेक करें। अगर आपके जवाब जो है मोर देन नियर अबाउट 50 हैं तो इट मीन्स आप एवरेज हैं। अगर आपका जो है 7 क्वेश्चंस ज़्यादा हैं तो आप बिल्कुल नॉर्मल जा रहे हैं, नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा है। और अगर आपके 9 और 10 आ रहे हैं तो फिर आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है। तो ये आपकी थोड़ी सी असेसमेंट थी, जिससे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपने इस लेक्चर में से कितनी चीज़ें सीखी हैं। एंड इन लास्ट, थैंक्स for watching. Like and subscribe my YouTube channel, that is free learning for all exams. If you have any question regarding this lecture, you can ask me on my WhatsApp number. I will reply you as soon as I am available. Inshallah Taala, we will meet in our next lecture. Till that time, Khuda Hafiz.